बात करूँ ना, तो पहले मैं आपसे ये बोलूँगा कि अपने चारों ओर देखिए आपको क्या दिखाई देता है। तो आंसर है आपको दिखाई देंगे आपके आसपास स्टफ, मैं दिखाई दूंगा। हाँ, तो आपके आसपास जितनी भी चीज़ें आप देख सकते हो वो सब चीज़ें आपको रेस्ट पर ही दिखाई देंगी। जब तक वो अपनी पोजीशन ना बदले तब तक आप उनको ये नहीं कहोगे कि वो मोशन कर रही है। अच्छा, फिर से हमारी लाइफ को डिटरमाइन करने के लिए क्या ज़रूरी है? तो देखिए, जब हम सोते हैं, जागते हैं, तो उस टाइम पर भी हमारी बॉडी में वर्क होता रहता है, हार्ट बीट पंप करता रहता है। तो उसके पंप करने से जो ब्लड है वो पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट होता है। और इसी तरह से जब हमें कोई एनर्जी चाहिए होती है तो फ्री एनर्जी के बारे में सोचते हैं। फ्री एनर्जी का मेजर सोर्स कौन है? सन। सन से लाइट प्रोपेगेट होकर स्पेस तक पहुंचती है, आती है। तो हमारी लाइफ को डिटरमाइन करने के लिए मोशन बहुत ज़रूरी है। अब फिजिक्स में हम मोशन की स्टडी 3 तरीके से करेंगे। नंबर 1 स्टैटिक, नंबर 2 काइनेमेटिक्स एंड नंबर 3 डायनामिक्स। स्टैटिक पर उन चीज़ों की स्टडी जो रेस्ट पर होती हैं, काइनेमेटिक्स में उन चीज़ों की स्टडी जो मोशन में होती हैं। लेकिन मोशन में होने के कॉज उसकी स्टडी हम करते हैं डायनामिक्स में, कॉज ऑफ मोशन। अच्छा, अब इसको फिर से देखते हैं एक बार। अगर आपके आसपास कोई ऑब्जेक्ट है, लेट्स से कि अगर इसको पिक्चराइज करें तो हमने उसको ए पर कंसिडर किया। अब इस ऑब्जेक्ट की लोकेशन बताने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? तो देखिए, वो कैमरा आपसे दूर है या पास? वो कैमरा दूर है कि पास? पास में, लेकिन मुझसे वो दूर है, तो उसकी जो लोकेशन है वो रिलेटिव। फिर से, तो कैमरा आपने कहा पास, मैंने कहा दूर है, तो कौन सही? तो आंसर है दोनों ही सही हैं। जो ऑब्जर्वर जहां से मेजरमेंट करता है उस पॉइंट को हम कहते हैं ऑरिजिन। ऑरिजिन, तो ऑरिजिन क्या है? अ पॉइंट फ्रॉम वेयर वी स्टार्ट मेजरमेंट। अब ऑरिजिन हर किसी का अलग अलग होता है। मैं जहां से स्टार्ट कर रहा हूं मेरा ऑरिजिन ये, आपका ऑरिजिन वो, किसी फ्रेंड का ऑरिजिन वहां पर हो जाएगा। तो ऑरिजिन डिफरेंट डिफरेंट होते हैं, इसीलिए हम एक लाइन लिखते हैं कि ऑरिजिन इज आर्बिट्ररी, क्योंकि ये अलग अलग होता है, हर किसी के लिए अलग होता है। ओके, अब हम किसी की लोकेशन को बताना चाहते हैं। हमने कहा वो ए पर है, लेकिन किससे ए पर है? किसी ना किसी से तो होगा। चलो, किसी ना किसी की लोकेशन से ये ए पर हमने मान लिया। इसको हम नोट करते हैं। नोट करने के लिए मैंने लिखा t = 0। t = 0 का मतलब क्या है? ये, इसका मतलब ये नहीं कि घड़ी में 0 बजते हैं। t = 0 का मतलब है द टाइम एट विच वी स्टार्ट मेजरमेंट। तो ये टाइम है जहां से हम मेजरमेंट स्टार्ट करते हैं। अब इसकी लोकेशन देखी हमने ए पर, t = 0 पे। 10 सेकेंड बीतने के बाद
इसकी लोकेशन हो गई बी। 10 सेकंड और बीते, इसकी लोकेशन हो गई सी। तो ऐसे में हम ये कह सकते हैं कि इसकी लोकेशन कंटिन्यू चेंज हो रही है और ये क्या करता है, ये मोशन करता है। और अगर ये सी पे है t = 20 पर, t = 30 पर, 40 पर, 50 पर, 60 पर, तो अगर ये आगे आने वाले टाइम के लिए इसी लोकेशन पर है तो उसकी पोजीशन में कोई चेंज नहीं है। तो इसके लिए हमने कहा कि ये रेस्ट पर है। फिर से मोशन में कब कहलाएगा? सो आंसर चेंज इन पोजीशन। चेंज इन पोजीशन। और रेस्ट वाली कंडीशन क्या होती है? तो आंसर है नो चेंज इन पोजीशन। अब इसी सिनेरियो को लेके हम एक एग्जांपल के बारे में सोचते हैं। अगर हम एक बस के बारे में सोचते हैं, उसमें आप और आपका एक फ्रेंड दोनों बैठे हैं, आप पीछे की सीट पर, वो आगे की सीट पर, और एक थर्ड ऑब्जर्वर जो बाहर बैठा है सीट पर किसी ग्राउंड में। बस दिल्ली से मुंबई पहुंच जाती है या लखनऊ पहुंच जाती है, तो आपका फ्रेंड आपसे कहता है कि आरव हम बहुत दूर आ चुके हैं, अब हम थक चुके हैं, कुछ खाना खा लेते हैं। और आप कहते हो कि फिजिक्स मैंने भी पढ़ी है, उसके अकॉर्डिंग तो आपकी पोजीशन मेरे अकॉर्डिंग चेंज ही नहीं होगी। हमारी पोजीशन किसी लोकेशन से ये इतनी थी और लखनऊ पहुंचने के बाद अभी भी उतनी है। अगर पोजीशन में चेंज नहीं है तो क्या आपके फ्रेंड ने मूव किया? नहीं किया। लेकिन आपका फ्रेंड कहता है कि चलो हम उनसे पूछते हैं जो बाहर बैठे थे। तो उनका इस बारे में क्या कहना है कि आप चले हैं। कैसे? दिल्ली में थे, इसीलिए आपकी लोकेशन चेंज हुई और आप दोनों के दोनों लखनऊ में आ गए। अगर पोजीशन चेंज नहीं होती तो अभी भी दिल्ली में होते। अब यहाँ पर दो बातें आ गई, एक कहता है कि चले हैं, एक कहता है नहीं चले। कौन सही है? तो आंसर है कि जो ऑब्जर्वर जहां से और जिस तरह से मेजरमेंट कर रहा है वो दोनों ही सही है। आपके लिए आपका फ्रेंड वो रेस्ट पर है, लेकिन किसी बाहर वाले के लिए वो पहुंच रहा है। अब मैं आपसे पूछता हूं, क्या आपका फ्रेंड जो उधर बैठे, अगर वो पूछा जाए कि क्या वो चल रहे हैं, रेस्ट पर है कि मोशन में है, तो इसको पूछने के लिए आप ये नहीं कह सकते कि वो रेस्ट पर है, ये नहीं कह सकते कि मोशन में है। आपको पूछना पड़ेगा किसके रेस्पेक्ट में पूछ रहे हो। फिर से आपका फ्रेंड वो मून के रेस्पेक्ट में रेस्ट पर है कि मोशन में, तो मून के रेस्पेक्ट में वो चल रहे हैं सन के अराउंड, मोशन में, लेकिन आपके रिस्पेक्ट में रेस्ट पर। इसीलिए अब हम मोशन के लिए एक छोटी सी टर्म डिफाइन कर लेते हैं। मोशन इज अ रिलेटिव टर्म। अब रिलेटिव टर्म होने का मतलब है कि मोशन को किस ऑब्जर्वर के नजरिए से नापा जा रहा है, ये जरूरी है। अच्छा, सो मोशन एंड रेस्ट बोथ आर रिलेटिव टर्म। अब ना एक छोटा सा एग्जांपल देखिए। कोई पर्सन लोकेशन ए पर है,
मैंने जब देखा तो t इक्वल 0 सेकेंड पे था, अभी वो b पर आ चुका है। कितनी दूर? तो आंसर है 1 मीटर। किसी की डिस्टेंस निकालनी हो तो उसके कोऑर्डिनेट को माइनस कर दो, b माइनस है 1 मीटर, टाइम कितना? 1 सेकेंड। फिर c पर आता है, अगले 1 सेकेंड में मतलब 2 सेकेंड बाद कितनी दूर? 1 मीटर। d पर आता है, कितना टाइम? 3 सेकेंड। कितनी दूर आया? फिर 1 मीटर आया। e पर आता है, कितनी दूर? तो आंसर है 1 मीटर। कितने टाइम में? अगले 1 सेकेंड में, 4 सेकेंड। अब मैं एक क्वेश्चन पूछता हूं, क्या डिस्टेंस का कवर होना इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल है क्या? फिर से टाइम इंटरवल क्या होता है? किसी भी दो इवेंट के, ये A से B यहां पर आया, ये दो इवेंट है, यहां से चल के वहां पहुंचना, इवेंट। दो इवेंट के बीच में जो टाइम बीत गया है, इलैप्स हो गया है, उसको कहते हैं हम टाइम इंटरवल। तो यहाँ कितना टाइम बीता है? 1 सेकेंड, 2 माइनस 1 1 सेकेंड, 3 माइनस 2 1 सेकेंड, 1 सेकेंड। तो हर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम के लिए A से B डिस्प्लेसमेंट 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट हर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर करता है। तो इसको हम लिखते हैं एक बार। हर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में डिस्टेंस इक्वल कवर की जा रही है। ओके, अगर ऐसा है कि इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर की जाए, क्या ये जरूरी है? नहीं। हो सकता है कि अब अगले 1 सेकेंड में ये 2 मीटर आ जाए, अगले 1 सेकेंड में ये और आगे चले जाए। लेकिन अगर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर की जाए तो ऐसे में यहां पर जो मोशन है वो कहलाएगा यूनिफॉर्म मोशन। और ऑब्जेक्ट की जो स्पीड है वो भी कैसी है? सेम स्पीड फ्रॉम A टू E। तो यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है? जहां पर स्पीड कांस्टेंट होती है, और कांस्टेंट स्पीड का मतलब क्या है? कि नो चेंज इन स्पीड। अच्छा, फिर से अब इसको एक बार और देखते हैं। तो यहां से दो मोशन की कैटेगरी आती है। एक होगा यूनिफॉर्म मोशन, एक नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अच्छा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन कौन सा है? नॉट कांस्टेंट स्पीड, मतलब स्पीड वेरी होती है। और यूनिफॉर्म कांस्टेंट स्पीड, जहां स्पीड वेरी नहीं होती है। लेकिन अब हम इसको थोड़ा सा और डीप में समझने की कोशिश करते हैं। ये यूनिफॉर्म मोशन। ओके, सो लेट्स यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, इसको समझने से पहले हम इसको एक बार एक्सपीरियंस कर लेते हैं।
ठीक है, ओके, थोड़ी देर मैं भी एक्सपीरियंस करना चाहता हूँ इसको। कैच बेकार है तो हमने इसको एक्सपीरियंस कर लिया है ना। अभी तक हम जिस मोशन का एक्सपीरियंस कर रहे थे वो था यूनिफॉर्म मोशन, जहाँ पर मैंने चौक को उछाला, आपकी तरफ फेंका, आपने मेरी तरफ फेंका। यहाँ पर ये मोशन हो भी रहा है, हमें पता भी नहीं। द बेस्ट एग्जाम्पल इज कि अर्थ जब सन के अराउंड चलती है तो क्या हमें पता लगता है कि हम सन के अराउंड चल रहे हैं? नो। आज भी हम क्या कहते हैं कि सन ईस्ट से निकलता है और वेस्ट में जाता है, तो हमें इस मोशन का पता बिल्कुल नहीं चल पाता। लेकिन अगर नॉन यूनिफॉर्म मोशन की बात की जाए तो बस में सवारी करिए, जब बस चलेगी तो झटके खाएगी। अगर इसको एक्सपीरियंस करें तो सोचिए, क्या सोचना है, आपकी कार चल रही है और वो सडन टर्न कर जाए तो क्या होगा? अब सुनिएगा। मानिए कि अगर मैं इस चेयर पे बैठ के पानी पीता हूँ, ठीक, और वही काम आप एक कार में करते हैं, कार की स्पीड नहीं बदल रही तो कौन सा मोशन है? यूनिफॉर्म। लेकिन आप और मैं दोनों पानी पीने जाते हैं एक साथ, तो जैसे ही कार टर्न लेती है तो आपका पानी सीट पे गिर जाता है। ऐसे टाइम पर पानी क्यों गिरा? नॉन यूनिफॉर्म मोशन। क्या वो पानी जब बगल में पेड़ है उसके घूमने से गिरा कि आपके टर्न होने से? आपके टर्न होने से, है ना। तो हम यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन को थोड़ा सा और बारीकी से देखते हैं। देखिए, एक फेमस डायलॉग कहा जाता है यूनिफॉर्म मोशन के लिए, कहा यह जाता है कि यूनिफॉर्म मोशन can't be detected by any mechanical experiment as well as by any ऑप्टिकल एक्सपेरिमेंट। तो यूनिफॉर्म मोशन को किसी भी मैकेनिकल एक्सपेरिमेंट से डिटेक्ट नहीं किया जा सकता। उसके अलावा अगर कोई ऑप्टिकल एक्सपेरिमेंट हो तो उससे भी डिटेक्ट नहीं कर सकते। तो यूनिफॉर्म मोशन को डिटेक्ट नहीं कर सकते। अगर हम ये सोचें कि एक बॉल को ले जाकर हम किसी जगह पर फेंकें और उससे पता लगे तो ये पॉसिबल नहीं है। फिर से अगर मैं कहूँ कि अर्थ चल रही, इस बात को साबित करो, तो हमारे मन में आ सकता है कि चलो किसी मून वाले इंसान से पूछते हैं, तो मून वाला कहेगा कि अब तुम चल रहे हो। बट हम एग्री नहीं कर सकते कि हम चल रहे हैं। हम कहेंगे हम नहीं, आप चल रहे हैं, क्योंकि हमारा चलना मतलब पोजीशन में चेंज होना, और हमारी पोजीशन जो थी अभी भी वही है। चल कौन रहा है? पूरी दुनिया। पहले के टाइम पे लोगों को इस बात पे फांसी हुई है जो वो कहते थे कि अर्थ सन के अराउंड चल रही है, क्योंकि कोई सबूत ही नहीं है, ना मैकेनिकल एक्सपेरिमेंट ना तो ऑप्टिकल। ऑप्टिकल मतलब लाइट से जुड़ा। ऐसा कोई एक्सपेरिमेंट नहीं है जिससे ये प्रूव कर सके कि अर्थ चल रही है। अच्छा, अब एक चीज सुनिएगा, अर्थ अपने एक्सिस पे स्पिन भी करती है ना, करती है, लेकिन हमें तो पता नहीं चलता कि वो स्पिन कर रही है। क्या आप ऐसे करके घूम रहे हैं? नहीं पता चलता।
एक एग्जांपल सुनिएगा, अगर हम अपने हाथों को ऐसे रख के जोर से घूमते हैं तो एक फोर्स एक्सपीरियंस होगी जो आपके हाथ को बाहर की तरफ खींचेगी। या फिर एक पत्थर को ऐसे अपने हाथ में फंसा के घूमना ऐसे जोर से, तो पत्थर बाहर की तरफ आपकी उंगलियों को दबाएगा। क्या वो पत्थर आपकी उंगलियों को पूरी सृष्टि के, पूरे वर्ल्ड के घूमने की वजह से दबाता है कि आपके घूमने की वजह से? ऑफ कोर्स, इससे पता लग जाएगा कि आप घूम रहे हैं। तो अर्थ की जो शेप है वो पहले ये ऐसी थी, उसके रोटेट करने की वजह से उसकी शेप ये ऐसी हो गई है, वो यहाँ से खिंच गई है ये। अब अर्थ की शेप ऐसे क्यों खिंचेगी? स्टार्स के, गैलेक्सी के घूमने से की वजह से कि खुद के घूमने की वजह से? खुद के, हाँ। तो यूनिफॉर्म मोशन का पता तो चल रहा है, यहाँ से माना पता चल रहा है, बट आइंस्टाइन ने इसके लिए एक अलग से एक्सप्लेनेशन दी है कि ये कोई दूसरा मोशन है जिसको हम बाद में समझेंगे, एक्सेलरेटेड मोशन में। खैर, लेकिन न्यूटन ने जब मैकेनिकल एक्सपेरिमेंट की बात की, उन्होंने साफ कहा था कि हम यूनिफॉर्म मोशन डिटेक्ट नहीं कर सकते। इसमें कुछ और चीज़ सुनिएगा, लॉज ऑफ फिजिक्स। फिजिक्स के लॉ क्या बोलते हैं? अगर मैं एक बॉल को लेकर ऐसे इस पर दीवार पर मारता हूँ, वो सीधा टकरा के मेरे हाथ में आती है। वही एक्सपेरिमेंट आप भी करते हैं एक ऐसे फ्रेम में जो आपके लिए यूनिफॉर्म मोशन है, अपने किसी पड़ोसी के कमरे में, ठीक है? हम दोनों सेम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, तो जो रिजल्ट मेरे साथ हो रहा है वही आपके साथ भी होगा। लेकिन अगर वो कमरा आगे की तरफ बढ़ जाए तो क्या होगा? तो हो सकता है कि बॉल नीचे की तरफ गिर जाए, हो सकता है ना। लेकिन जब तक वो यूनिफॉर्म मोशन है तब तक फिजिक्स के लॉ सारे के सारे वैलिड हैं। अच्छा, अब इसको लिखते हैं हम, है ना। लेकिन अब यहाँ से एक चीज़ हम थोड़ी सी पढ़ना चाहते हैं। ओके ओके, कोई भी चीज़ हमसे दूर है या पास है, इसको डिसाइड कैसे किया जाता है? अलग अलग ऑब्जर्वर के हिसाब से। अब एक ऑब्जर्वर जो किसी लोकेशन पे यहाँ बैठा हुआ है, ये ऑब्जर्वर एक्स में मेजरमेंट कर सकता है, वाई एक्सिस में कर सकता है मेजरमेंट, और जेड एक्सिस में भी मेजरमेंट कर सकता है। ये मेजर तभी कर पाएगा जब इसके पास क्या होगा? तो आंसर है लेंथ स्केल, टाइम स्केल, दैट इज क्लॉक। ऐसे मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट होंगे तभी तो मेजर कर पाएगा ना। तो जो ऑब्जर्वर के लिए एक्स वाई जेड का एक कोऑर्डिनेट एक्सिस का जो सेट बना है, वी कॉल इट फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ये तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है? अ सेट ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस in which observer carries some measuring instrument. ठीक है। अच्छा, अब यहाँ से किसी दो ऑब्जर्वर का फ्रेम अलग अलग हो सकता है। एक फ्रेम हो सकता है कांस्टेंट स्पीड वाला, जो भी आपका है, जो मेरा है अभी। एक हो सकता है
वेरिएबल स्पीड वाला, वेरिएबल मतलब चेंज होने वाला। ये तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस दो तरह से होते हैं। नंबर 1, कांस्टेंट स्पीड है तो इनर्शियल फ्रेम, अगर वहीं पर स्पीड चेंज हो रही है तो वो कहलाएगा नॉन इनर्शियल फ्रेम। ठीक, अच्छा अब बताओ अर्थ कौन सा फ्रेम है? तो आंसर है इट इज इनर्शियल फ्रेम, है ना। ठीक, तो अर्थ इज एन इनर्शियल फ्रेम, लेकिन वहीं पर अगर बस में जाए तो नॉन इनर्शियल फ्रेम। अब दो फ्रेम है, ठीक है, ठीक है, कोई नहीं। अब ना दो फ्रेम के बारे में सोचते हैं हम। कार्तिक वहां से चौक देना, एक कार्तिक चौक। वाइट वाले बैठे, हाँ ऊपर 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 हाथ मारो, हाँ अच्छा। अब यहाँ पर दो फ्रेम के बारे में देखते हैं। एक बार ये चलिए मानिए एक मैं जो हूँ किसी ट्रेन के प्लेटफॉर्म पे खड़ा हूँ, तो मेरा जो फ्रेम है वो कौन सा है? इनर्शियल। और आप एक ऐसी ट्रेन में हैं जिसकी रफ्तार कांस्टेंट है, तो वो भी फ्रेम कैसा है? इनर्शियल। आपकी दुनिया पता है कैसी होगी? ये कुछ ऐसा होगा सिनेरियो, जैसे अगर हम इमेजिन करें कि एक फ्री स्पेस में जहां पर कोई प्लेनेट, कोई स्टार, कोई सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट है ही, आप वहां पर अकेले। अब वहां पर मैं अगर एक बड़ी सी बॉल लेकर आता हूं, ठीक है, उस बॉल पे मैं कार्तिक को बैठाता हूं। अब ऐसे करके हो, ठीक, आपको ये दिखाई देगा कि वो जो कार्तिक उस बॉल को मेरे तरफ चल के आ रहा है। अगर हम कार्तिक के परसेप्शन से पूछें तो कार्तिक को लगेगा वो तो नहीं चल रहे, लेकिन वो बॉल और आप उनकी तरफ आ रहे हो। ये ऐसा ही एक्सपीरियंस है जब हम ट्रेन में बैठे रहते हैं और ट्रेन जब चल पड़ती है, बगल वाली ट्रेन चलती है, हमें लगता है कि हमारी ट्रेन चली है, हमें ये नहीं पता क्योंकि स्टार्टिंग में वो इनर्शियल फ्रेम होती है, बाद में नॉन इनर्शियल फ्रेम, है ना। अच्छा, अब किसी प्लेटफॉर्म पे खड़े होकर हमने एक एक्सपेरिमेंट के बारे में सोचा। यहाँ से एक ट्रेन पास हो रही है साइड में से, ट्रेन में आपका एक और रूप छुपा हुआ है। मान लो आप दो जगह पर हो, ठीक है, या फिर आपका फ्रेंड है, आप प्लेटफॉर्म पे सीधा खड़े हो, आपका फ्रेंड आता है, वो ट्रेन का गेट खुलता है, वो आपको हेलो करता है, ट्रेन का गेट बंद होता है, ठीक। अब आप देखते हो कि ट्रेन आगे की तरफ जा रही है, कुछ देर के बाद गेट खुलता है, आपका फ्रेंड बोलता है कि मैं वहीं पर हूं, बल्कि आपकी लोकेशन इधर आ गई है, उसके नज़र से मैं इधर आ गया हूं चलकर, पूरा प्लेटफॉर्म चल के पीछे की तरफ आ गया। हाँ, माना प्रैक्टिकली नहीं है कि प्लेटफॉर्म कैसे चल सकता है, बट ये इमेजिनेशन के लिए कहा है मैंने। तो आपके फ्रेंड को लगेगा वो वहीं पर है और आप चल के पूरा प्लेटफॉर्म लेफ्ट साइड पर आ गया है, ऐसा अपीयर होगा। तो यही है यूनिफॉर्म मोशन का आभास, वर्चुअलिटी। जिस वर्चुअलिटी की मैंने बात की अभी, दैट इज रियलिटी, वो रियलिटी होती है।
ठीक। अब इसी तरह से एक कांस्टेंट स्पीड वाली ट्रेन में और एक मेरे घर बैठे हुए फ्रेम में, दोनों में हम एक न्यूटन के लॉज वाला एक्सपेरिमेंट करते हैं। एक बॉल को मुझे पता है कि सीधा मारूंगा तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन से वो सीधा मेरे हाथ में आएगी। ट्रेन में करोगे सीधा मारोगे सीधा आपके हाथ में आएगी। तो इनर्शियल फ्रेम में न्यूटन के सभी लॉज वैलिड होते हैं। न्यूटन्स लॉज आर वैलिड। और इसका ये मतलब है, हम इसको एक और तरीके से देखें तो क्या लिखेंगे, दैट ऑल लॉज ऑफ फिजिक्स आर सेम इन ऑल इनर्शियल फ्रेम। और जो भी बच्चे इस चैप्टर को पढ़ते हैं मोशन को, अगर ये बात नहीं पढ़ी तो सब कुछ बेकार है, क्योंकि इसको हम कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ रिलेटिविटी। ये प्रिंसिपल ऑफ रिलेटिविटी, और ये बहुत ज़रूरी होती है पढ़ना। और जिस दुनिया को पढ़ रहे हैं वो हमारा कौन सी दुनिया है, रिलेटिव। हर एक चीज़ रिलेटिव है, मोशन रिलेटिव है, लेंथ रिलेटिव है, इवन टाइम भी रिलेटिव होता है। जब हम स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पढ़ेंगे, हर किसी के लिए टाइम अलग अलग होता है। और अगर नॉन इनर्शियल फ्रेम की बात करें तो नॉन इनर्शियल फ्रेम में अगर आप एक बॉल से एक्सपेरिमेंट करते हो, एक कार जो टर्न कर रही है उसमें करते हो, दोनों में रिजल्ट अलग अलग होंगे, लेकिन इनर्शियल फ्रेम में सेम होंगे। अब इन सब के बाद हम एक नई कैरेक्टरिस्टिक इंट्रोड्यूस करते हैं। और वो कैरेक्टरिस्टिक हमारे पास है स्पीड। में सब कुछ पढ़ाओगे, आपको जो एनसीईआरटी ने डिलीट कर रखा है वो डिलीट नहीं मिल रहा। मोस्टली तो मैं सारा कराऊंगा अभी ना। जो एनसीईआरटी ने डिलीट कर रखा है ना, तो उसको मैं कुछ नहीं पढ़ाऊंगा, है ना, बाकी सब हम करेंगे सिलेबस के अकॉर्डिंग भी करेंगे। 16 तारीख तक हो जाएगा कि 16 को मेरा एग्ज़ाम है, 16 को मैथ्स, उसी के दिन बाद में। अच्छा, तो ना मैं किसी एक दिन बैठूंगा और उस दिन मोस्टली चैप्टर ख़त्म कर दूंगा मैं, ठीक है। अभी थोड़ी चीज़ें फिजिक्स की समझ जाए, एक बार एक पकड़ बन जाए ना कि अंडरस्टैंडिंग कैसे करनी है, न्यूमेरिकल कैसे करना, तो एक दिन में सारा कर दूंगा तो, ठीक है। अच्छा, स्पीड के लिए बात करते हैं, ठीक है। तो किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड से क्या मतलब है? तो आंसर है कि जब किसी ऑब्जेक्ट को हम मेज़र करें, हमने बोला कि वो t सेकंड में d मीटर दूर जाता है। t सेकंड क्यों? हम क्वांटिटी वेरिएबल अलजेब्रा तब यूज़ करते हैं जब वो क्वांटिटी वेरिएबल होती है, हाँ, टाइम बदलता है, डिस्टेंस भी अलग अलग होती है, इसलिए। तो t सेकंड में d मीटर, 1 सेकंड में कितने मीटर? अगर हम 30 सेकंड को 1 सेकंड बनाना चाहते हैं तो उसको उसी से डिवाइड कर दो। ये तो 1 सेकंड में ऑब्जेक्ट जितनी दूर जाएगा उसको हम कहेंगे ऑब्जेक्ट की स्पीड, ठीक। तो स्पीड क्या कैरेक्टरिस्टिक हुई? इट डिफाइंस रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, या फिर डिस्टेंस पर यूनिट टाइम। पर यूनिट टाइम। अब डिस्टेंस को नापने के लिए जो ऐसा यूनिट हम लेते हैं वो है मीटर पर सेकेंड। साथ में स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है,
इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। अब स्केलर क्वांटिटी क्या होती है? तो आंसर है ऐसी क्वांटिटी जिसमें केवल हम लेंथ की बात करते हैं, जिसमें केवल मैग्नीट्यूड की बात करते हैं, डायरेक्शन की बात नहीं करते हैं। जिस क्वांटिटी में डायरेक्शन आ जाए वो प्लस भी कर सकते हैं और माइनस भी, लेकिन जिसमें डायरेक्शन ना आए वो सारी की सारी प्लस होंगे। ठीक है, उसके हम स्केलिंग करते हैं, इसलिए वो स्केलर क्वांटिटी है। अच्छा, अगर हम एक ऐसी क्वांटिटी इंट्रोड्यूस करें जिसमें डायरेक्शन भी हो और स्पीड भी हो, तो वो दूसरी क्वांटिटी कहलाएगी। ठीक है, अच्छा, अब उसको समझने से पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझते हैं। तो क्वांटिटी दो तरह से होती है, एक स्केलर और एक वेक्टर। तो स्केलर क्वांटिटी क्या होती है? quantities which only have a magnitude. इसके एग्जाम्पल की अगर बात करें तो स्पीड, डिस्टेंस, टाइम, ये सब स्केलर है। लेकिन वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है, यहाँ से थोड़ा सा हम ट्विस्ट समझने की कोशिश करते हैं। ऐसी क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड भी हो और सेकेंड इट मस्ट हैव डायरेक्शन। ठीक, अच्छा, अब इसका एक एग्जांपल देखिए। मानो कि एक बॉल, ठीक है, अगर मैं इसको ये 2 न्यूटन की फोर्स से उधर धकेलता हूँ तो फोर्स का काम होता है कि रुके हुए ऑब्जेक्ट को चलाना, तो ये चल पड़ेगा। अगर मैं इसको यहाँ से इधर धकेलता हूँ तो अब ये दोनों फोर्स एक इधर चलाती है, एक इधर चलाती है, तो ये चलेगा नहीं। क्या ऐसा वाकई में होगा? तो आंसर है यस। अगर इस ऑब्जेक्ट को यहाँ से धकेलें और यहाँ से धकेलें तो ये नहीं चलेगा। तो फोर्स का काम जो था इक्वल और अपोजिट होने की वजह से क्या फोर्स का काम हो गया कि मत चलाओ। लेकिन अगर ये नहीं होती तो चल पड़ता। फोर्स का मेन काम क्या है? किसी ऑब्जेक्ट को चलाओ। लेकिन इस वाले रूल से जो इक्वल और अपोजिट हो, यहाँ क्या काम हो गया इसका? मत चलाओ, और ये नहीं चलती। तो इसने डायरेक्शन के रूल को फॉलो किया। वहीं दूसरी ओर मैं इस बॉडी को 2 पास्कल प्रेशर से दबाता हूँ। मैं यहाँ से भी प्रेस करता हूँ 2 पास्कल। प्रेशर का काम है कंप्रेस करो। अभी ये दोनों इक्वल भी हैं, अपोजिट भी हैं, तो यहाँ प्रेशर का काम है मत कंप्रेस करो, तो प्रेशर 0 हो जाओ। कंप्रेस तब नहीं होगा। लेकिन हम ये नोट करते हैं कि अगर एक बॉल को ऐसे दबाएं, स्क्वीज करें, तो ये दबती है, प्रेशर 0 नहीं होता है, कंप्रेस हो जाती है। तो प्रेशर ने इस रूल को फॉलो नहीं किया कि इक्वल और अपोजिट होने की वजह से डायरेक्शन का जो रूल है वो फॉलो नहीं किया। फिर से एक प्रेशर यहाँ से 3 पास्कल, एक 3 पास्कल यहाँ से। अगर ये वेक्टर है तो इक्वल अपोजिट प्रेशर 0 हो जाना चाहिए, बॉडी नहीं दबनी चाहिए। लेकिन ये बॉडी दबेगी,
तो डायरेक्शन भी है, मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी, मैग्नीट्यूड भी, डायरेक्शन भी है, मैग्नीट्यूड भी है, लेकिन फिर भी इसने अपना वो काम नहीं किया जो करना चाहिए, इसलिए ये स्केलर है। तो नंबर 3, किसी क्वांटिटी को वेक्टर होने के लिए मैग्नीट्यूड तो होना चाहिए, डायरेक्शन भी होना चाहिए, साथ में इट मस्ट फॉलो वेक्टर एडिशन रूल। ठीक, ओके, करते गए एक सौ और दो। तो इस क्वांटिटी ने, प्रेशर ने इस रूल को फॉलो नहीं किया। और उसी तरह से अगर हम मान लें एक वायर में करंट यहाँ फ्लो होती है 5 एम्पियर, एक करंट और फ्लो होती है 5 एम्पियर ऊपर की तरफ, डायरेक्शन भी है, मैग्नीट्यूड भी है। अगर हम एक अपनी फिंगर यहां रखें तो डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड इक्वल अपोजिट 0 हो जाना चाहिए, लेकिन हम देखते हैं कि अपनी जब उंगली रखते हैं तो यहां पर हमें 10 एम्पियर करंट मिलता है। क्या 0 हुआ? नहीं हुआ। तो डायरेक्शन भी है, मैग्नीट्यूड भी है, फिर भी थर्ड रूल फॉलो नहीं किया, तो ये वेक्टर नहीं है, ये स्केलर है, ये भी स्केलर है। तो वेक्टर कौन हुई? फोर्स। स्केलर में कौन कौन आ गया? प्रेशर, करंट। अच्छा, अब एक और देखो, एक ऑब्जेक्ट जो लोकेशन ए पर है, ठीक, वो लोकेशन बी पर आ गया, तो पहले इधर गया डिस्प्लेस होके, फिर डिस्प्लेस होके वापस इधर आ गया सी पर। और सी कहाँ पर है? जहाँ पर ए है। अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को इधर डिस्प्लेस करता हूँ फिर वापस रख देता हूँ, तो क्या इसकी पोजीशन में चेंज है? क्या कोई डिस्प्लेसमेंट है? नहीं है। तो डिस्प्लेसमेंट ने इस रूल को फॉलो किया, इसीलिए डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। फोर्स भी वेक्टर है, डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर है, वेलोसिटी भी आएगी, वेक्टर क्वांटिटी है। ऐसे और बहुत सारी क्वांटिटी जो वेक्टर होती है। तो अब हम दो चीज़ों को और यहाँ से समझ लेते हैं। किसी ऑब्जेक्ट की लोकेशन ए पर, ये तो ओ से स्टार्ट किया, ओ से t इक्वल्स 0 सेकेंड पे, वो 2 सेकेंड के बाद उसकी लोकेशन हो गई ए। फिर कुछ टाइम के बाद वो आगे चल के बी पर, ओ से ए फिर बी, कितना कितना दूर आता है? तो आंसर है ओ से ए चल के जाता है 3 मीटर, ए से बी चल के जाता है 4 मीटर। ठीक है, अब इसके पैरामीटर देखो, डिस्टेंस फ्रॉम ओ टू ए, तो ओ से ए पर कितनी डिस्टेंस होगी? तो आंसर है 3 मीटर। डिस्टेंस फ्रॉम ए टू बी, ए टू बी कितनी होगी? 4 मीटर। ठीक, डिस्टेंस फ्रॉम ओ टू बी कितनी होगी? ओ टू बी 3 + 4
7 मीटर। अच्छा, वहीं पर इस स्केलर के बाद अब लेते हैं वेक्टर, मतलब डिस्प्लेसमेंट को। डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम O टू A। O टू A कितना चेंज पोजीशन में? 3 मीटर। डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम A टू B, A टू B कितना? 4 मीटर करता है। डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम O टू B, ये कितना होगा? देखिए, डिस्प्लेसमेंट क्या होती है पहले ये बात जान लेते हैं। किसी ऑब्जेक्ट की डिस्प्लेसमेंट एक शॉर्टेस्ट पाथ होती है। शॉर्टेस्ट पाथ या फिर फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। अब अगर मुझे यहाँ से उस फैन की तरफ पहुँचना है तो कैसे जाऊँगा मैं? पहले एक्स एक्सिस में फिर वाई एक्सिस में, और डायरेक्ट पहुँचना है तो सीधा यहाँ से वहाँ पर। ये जो डायरेक्ट रास्ता है दिस इज डिस्प्लेसमेंट। तो ओ से बी पर डायरेक्ट रास्ता कौन सा है? ये वाला। ये डायरेक्ट रास्ता इसका शॉर्टेस्ट पाथ है। ये क्या कितना होगा? देखिए, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये कितना एंगल है? 90 डिग्री का। और ये चीज़ क्या बन रही है? ट्रायंगल। ट्रायंगल में अगर ये एंगल है तो ये परपेंडिकुलर, ये बेस, और ये हमेशा क्या होती है? हाइपोटेनियस। और यहाँ पर हाइपोटेनियस कौन है? डिस्प्लेसमेंट। अब ये डिस्प्लेसमेंट कितनी है? हाइपोटेनियस को फाइंड करने का तरीका पाइथागोरस थ्योरम। तो ओ बी डिस्टेंस जो डिस्प्लेसमेंट है वो कितनी है? √3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, और इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा? √25, और रूट से निकालेंगे तो प्लस माइनस 5 मीटर। अब ये डिस्प्लेसमेंट प्लस होगी या माइनस होगी? तो आंसर है ये प्लस की तरफ गया है, इधर भी प्लस में और उधर भी प्लस में, इसलिए प्लस 5 मीटर। तो यहां पर एक रिजल्ट मिला ये। अब एक बार का आंसर दो। डिस्टेंस O टू A, डिस्प्लेसमेंट O टू A दोनों सेम है। सो डिस्टेंस कैन बी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। सो यहां पर लिख लेते हैं छोटा सा चार्ट। डिस्प्लेसमेंट कैन बी इक्वल टू डिस्टेंस। ये अच्छा, हाँ, जब उनका रास्ता स्ट्रेट है तो इक्वल है। डिस्टेंस A टू B, डिस्प्लेसमेंट A टू B, अब दोनों कितनी है? 4 मीटर 4 मीटर, तो भी इक्वल। डिस्टेंस O टू B, O टू B 7 मीटर, लेकिन डिस्प्लेसमेंट हाँ ये 5 मीटर है और ये 7 मीटर है। तो इससे एक कंक्लूजन निकलता है कि डिस्प्लेसमेंट कैन बी इक्वल टू स्मॉलर देन और इक्वल टू डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट कभी भी डिस्टेंस से बड़ी नहीं हो सकती है, या तो छोटी होगी डिस्प्लेसमेंट या तो इक्वल होगी। ठीक है, अच्छा
अब इसी को हम एक और एग्जांपल से देखते हैं। एक ऑब्जेक्ट ये इस लोकेशन ओ से चलता है ए पर, बी पर, सी पर, फिर वापस ओ पे आता है। अब हम एक चीज़ पूछते हैं, अभी जो इसकी रेडियस है वो मान लेते हैं 1 मीटर की है, ठीक है, ये P मान लेते हैं। तो जब ऑब्जेक्ट O से A जाएगा, O से A और A से B, ये इधर फाइनल के इसकी क्या है पोजीशन B और इनिशियल क्या है O, तो इसकी डिस्टेंस कितनी? तो आंसर है, डिस्टेंस को निकालने का जो तरीका है वो होता है टोटल लेंथ इसकी कितनी है ये पता लग जाएगा। ये सर्कल में टोटल लेंथ कितनी होती है? तो आंसर है, सर्कल की टोटल लेंथ होती है 2πr और हमें इस पूरी नहीं चाहिए, इसका हमें हाफ चाहिए, 2πr का हाफ, πr, सो पाई इंटू r1, सो पाई मीटर, ये डिस्टेंस है। और वही डिस्प्लेसमेंट कितनी है? फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, इनकी डिस्टेंस 1 और 1 2 मीटर, डिस्प्लेसमेंट है 2 मीटर। अब फिर से ऑब्जेक्ट अब इस बार O से A पर आता है, ये इधर डिस्टेंस कितनी? तो यहां पर हम दो तरीके से इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। एक फॉर्मूला होता है एंगल इक्वल्स टू, अगर यहाँ एंगल बनेगा तो एंगल के सामने जो लेंथ होती है, ये वाली लेंथ, इसको कहते हैं हम आर्क। सो एंगल इक्वल्स टू होता है आर्क डिवाइडेड बाय ये रेडियस, ये भी एक फॉर्मूला है। और यहाँ पर एंगल कितना है? 90 डिग्री। उस 90 डिग्री एंगल को हम कन्वर्ट करेंगे रेडियन में। अब रेडियन मेजर कितना होता है ये बात आपको सेकंड चैप्टर में पढ़ाऊंगा मैं, लेकिन इसको डायरेक्ट निकालते हैं जरा। यहां से यहां पर कितना था डिस्टेंस? πr, उस πr का भी हमने कितना लिया? हाफ। तो डिस्टेंस कितनी हो गई? πr का हाफ, दैट इज r 1 मीटर है तो π/2 मीटर, ये डिस्टेंस हो गई। और डिस्प्लेसमेंट, ये शॉर्टेस्ट पाथ, ये वाला, ये कितना होगा? ये 1 मीटर है, ये 1 मीटर है। पाइथागोरस से हाइपोटेन्यूज निकालेंगे तो कितना आएगा? ये आ जाएगी √2 मीटर। उसी तरह से अगर ये O से C पर आया तो कितनी डिस्टेंस? तो सुनो, ये वाली है πr, उस πr में डिस्टेंस, इस πr में मैंने πr का आधा जोड़ दिया, ये πr/2, तो πr में हम πr का हाफ ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 3πr/2, और रेडियस 1 है तो 1 से मल्टीप्लाई, तो ये आ जाएगा 3π/2 मीटर। और डिस्प्लेसमेंट, तो आंसर है ये रही डिस्प्लेसमेंट, ये कितनी है? ये 1 और डिस्प्लेसमेंट आ गई √2 मीटर। √2 मीटर। और अगर ये वापस O पे आता है तो कितने डिस्टेंस? 2πr, दैट इज 2π × 1
इक्वल्स टू पाई मीटर जब वापस ओ पे आएगा। और डिस्प्लेसमेंट कितनी, जो पोजीशन इसकी इनिशियल है वही फाइनल है, तो डिस्प्लेसमेंट है 0। इसका मतलब किसी ऑब्जेक्ट की डिस्प्लेसमेंट 0 हो सकती है लेकिन डिस्टेंस नहीं। इसका एग्जांपल ये, अगर एक कार एक सर्कुलर पाथ को फॉलो करती है और जहां से शुरू करती है वहीं पर आती है, डिस्प्लेसमेंट 0 लेकिन डिस्टेंस नहीं। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, कल हम इसको आगे देखते हैं। ठीक है।